नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ। मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, बातचीत की शुरुआत करते हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है, उसका हाँ, शपथ ग्रहण भी ऐतिहासिक हो रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के 20 से ज्यादा मुख्यमंत्री और बड़े बिल्कुल, नेता, बिल्कुल। पुराने कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी भी वहां पहुंचे, बहुत सारे मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। बिल्कुल। शुभेंदु के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। कल अमित शाह इसके लिए पर्यवेक्षक बनाए गए थे और प्रधानमंत्री ने वहां एक 98 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के पांव, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, उनके मंच पर बैठकर पांव भी छुए। यानी भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे बंगाल की जीत को एक इवेंट के तौर पर पेश किया है और आगे आने वाले चुनावों के लिए भी एक संदेश सा दिया है। हाँ, एक देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि बंगाल की जीत कई मामलों में बहुत दिलचस्प है अनुराग, क्योंकि एक तो बंगाल में भाजपा का कुछ भी नहीं था और वहां से वो 200 से ज्यादा सीटों 10-12 जीत साल कर में वो हाँ, एकदम अप्रत्याशित तरीके बिल्कुल से सत्ता में सरकार बना लिया भाजपा ने, तो ये अपने आप में है ही है। तो जाहिर तौर पर इस मामले पर उसको अपनी ताकत भी दिखानी थी और इसीलिए मंच पर भाजपा का शायद ही कोई बड़ा नेता ऐसा था जो नहीं था, जो अग्रिम पंक्ति के हैं और दूसरी उनके पीछे की पंक्ति में खड़े जो नेता थे वो भी थे। यानी कि भविष्य की ताकत के बारे में भी भाजपा ने उस मंच से संदेश दिया है। और बाकी जो 5 मंत्री शपथ लिए हैं शुभेंदु अधिकारी सरकार के, उनको 5 पांडव कहा ही जा रहा है। दिलीप घोष पुराने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस से जुड़े रहे हैं और अग्निमित्रा पाल भी बनी है मंत्री। वो पिछले कई सालों से भाजपा के साथ हैं। बिल्कुल। और मेदिनीपुर का तमाम से लोकसभा चुनाव लड़ी थी और इस बार वो आसनसोल से जीती हैं। उनको भी मंत्री बनाया गया था, चर्चा में थी। रूपा गांगुली का नाम चर्चा में था, अभी नहीं है, हो सकता है आगे मंत्रिमंडल विस्तार। लेकिन इस खुशी जश्न के साथ साथ बहुत चैलेंजेस भी बीजेपी को फेस करने पड़ेंगे बंगाल में, क्योंकि पहली बार उसकी सरकार आई है। पुरानी सरकारों का हाल देखें पक्ष और विपक्ष का, तो बहुत अलग तरीके का इक्वेशन बंगाल में अन्य राज्यों के मुकाबले दिखा है। तो एक तो उसको टैकल करना शुभेंदु अधिकारी के लिए बड़ा चैलेंज होगा। दूसरे, इकोनॉमिक कंडीशन पर भी बहुत ध्यान देना होगा। वेतन मान लागू होना न होना, इन सब को लेकर बंगाल हमेशा से सुर्खियों में रहा है और राज्य पर बहुत भारी भरकम कर्ज भी है। हालांकि ये तो देश के हर राज्य पर भारी भरकम कर्ज की बात होती है, लेकिन ये सब चैलेंजेज हैं बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के लिए। लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमिक ग्रोथ और भाजपा के संगठन को बरकरार बनाए रखना, ये सब भी। हाँ, अब ये डबल इंजन सरकार है तो केंद्र सरकार से बंगाल को थोड़ी मदद बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल तो है तो, लेकिन चुनौतियां तो है ही। हाँ। बंगाल चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में भी जो है रस्साकस्सी चल रही थी। पहले ये हो रहा था कि विपक्ष अब और ज्यादा एकता दिखाएगा, ममता बनर्जी ने दिखाई भी। उन्होंने इंडिया ब्लॉक की बात की, लेकिन तमिलनाडु में जो हुआ, स्टालिन को हरा के विजय आए थे टीवीके के और कांग्रेस ने उनको समर्थन कर दिया। बिल्कुल। उसके बाद से डीएमके ने ये कहा है कि वो लोकसभा में, उनके पास सांसद अच्छे हैं डीएमके के पास, वो कांग्रेस के सदस्यों के साथ नहीं बैठेंगे। तो एक तरह की आप इसे फूट ही कह सकते हैं। और इसको लेके फिर ये हुआ, अखिलेश यादव बंगाल में ममता से मिलने भी गए थे और फिर उन्होंने ट्विटर पर और फेसबुक पे फोटो भी शेयर की अपनी स्टालिन के साथ और ममता के साथ, और लिखा कि हम मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ते। तो इसको लेके बाद में तमाम तरह की चर्चा शुरू हो गई कि स्टालिन को लेकर कांग्रेस का रुख दूसरा है और अखिलेश तो अभी भी साथ नहीं छोड़ रहे हैं। और कांग्रेस के सांसद सहारनपुर के इमरान मसूद ने कहा है कि अखिलेश यादव को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों को खा जाती है और बीजेपी से सिर्फ कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जा सकता है। उन्होंने नाम गिनाए शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना वगैरह वगैरह के। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव इसी साल हैं और इस लिहाज से ये माना जा रहा था कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन तो लगभग राष्ट्रीय स्तर पर इमरान मसूद की जो बात है वो राष्ट्रीय स्तर पर तो सही है कि बीजेपी को काउंटर राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस ही देगी। लेकिन अब यूपी में कांग्रेस के लिए क्या कर दें अखिलेश यादव? क्या समाजवादी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दें? भाई, जो रीजनल फोर्सेस हैं, अब जहां पर ताकतवर हैं वहां तो कांग्रेस को उन्हें समेटना है ना, क्योंकि आपकी तो कोई ताकत बची नहीं, रही नहीं। अच्छा, एक चीज और भी है, कांग्रेस के वजूद पे ही तो सारी रीजनल फोर्सेस खड़ी हुई। अब उनके साथ रहने में थोड़ी बहुत तंगी आती है, कई बार होता है, लेकिन अब जहां रीजनल फोर्सेस हैं मजबूत, उनको तो कांग्रेस को लेके ही चलना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी बात है। और इसके बीच में ही
जैसे विधानसभा चुनाव के लिए कुछ भी कहा जाए, बट अखिलेश ने तो कहा ना कि हम कांग्रेस के साथ चुनाव में लड़ेंगे। तो अगली खबर पर आ जाते हैं। ये तो है अभी, मतलब ये सीटों की रस्साकसी हाँ। दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। बिल्कुल। राहुल गांधी ने भी पंजाब में कहा था कोई छोड़ के जाना चाहे तो चला जाए, हम लोग उसको वापस नहीं आने देंगे। ये अभी ये सब बयानबाजी है, सांकेतिक। एक खबर अगली फिर है जो बंगाल से है, यूपी की सुर्खियों में, जिसकी चर्चा इसलिए है कि जो शुभेंदु अधिकारी सीएम बने हैं, उनके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी 1-2 दिन पहले। उसके तार यूपी से जुड़ रहे हैं। एटीएस ने इसको लेकर संभल में छापेमारी की है और बताया जा रहा है कि उनको जिन शूटरों ने गोली मारी, बाइक सवार हमलावरों ने उनको गोली मारी थी, वो बिहार के थे। हाँ, तो ये मामला तो बिहार से लेके यूपी तक बहुत जगह रेड हुई है अनुराग। एटीएस ने यहाँ भी बदायूं और संभल में रेड की है। 2 लड़कों से पूछताछ भी की गई है। अभी इसकी बहुत और डिटेल यूपी पुलिस के द्वारा दिया जाना बाकी है, लेकिन ये जरूर है कि एटीएस की छापेमारी हुई है और इस मामले में अभी मुख्य आरोपी तक बंगाल पुलिस नहीं पहुंची है। और इतने बड़े व्यक्ति जो कि चीफ मिनिस्टर हुए और उनके पीए की हत्या हुई इस तरीके से, तो जाहिर तौर पर तार से तार जोड़े जा रहे हैं। लेकिन इस बात की संभावना नहीं लग रही थी कि इंटर स्टेट कोई कनेक्शन निकल आएगा इसमें। इसको सामान्य चुनावी, और उसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि उनकी हत्या की साजिश 1.5 महीना पहले से थी। ऐसा लग रहा था कि हीट ऑफ मूवमेंट चुनावी हिंसा में हुआ है। लेकिन अगर 1.5 महीना पहले से साजिश रची जा रही थी तो हो सकता है क्या मसला हुआ, तो जांच के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, लेकिन ये है कि अब यूपी और बिहार तक तो इसको टटोला ही जा रहा है। कई जगह छापेमारी ये बताती ही है कि कुछ न कुछ कनेक्शन तो है ही। बिल्कुल। मौसम की भी चर्चा कर लेते हैं मनीष। हालांकि अब मौसम ने थोड़ी सी गर्मी पकड़ी है, लेकिन अभी भी जेठ के मुताबिक जो मई में जिस तरह का मौसम होता है उसके हिसाब से कहा जाए कि गर्मी के तेवर अभी भी नरम ही हैं। हवा का रुख बिल्कुल बदल गया है अनुराग। जेठ में जो है वो पछुआ हवा चलती थी और तपिश उससे टेम्परेचर बहुत बढ़ता था। अब तो लू बन जाती थी। अब तो पूर्वाई चल रही है जेठ में और 1 हफ्ते से ज्यादा का समय जेठ का निकल गया है। लौटेगी गर्मी 1 आध हफ्ते तक और सुकून लोग जेठ में ले लें, उसके बाद गर्मी और उमस को तो लौटना ही है। लेकिन 12-13 तारीख तक मौसम जो है अभी तक के अनुमान के मुताबिक ऐसा ही बना रहेगा। बीच में 1-2 दिन 10-11 तारीख में धूप होगी और उसके बाद फिर बारिश का क्रम चलेगा। लेकिन अंधड़ आ जाए, बादल घिर जाए, ये सब चलता रहेगा। आज भी कुछ जिलों में अलर्ट है बांधड़ बारिश का। बिल्कुल। तो ये मतलब अभी चलता रहेगा। लेकिन इसमें सतर्क यही रहना है कि दिन के समय मौसम बदले तो आप सुरक्षित हो जाइए, क्योंकि बहुत लोगों की जानें भी दिन में चूंकि अंधड़ आता है तो खतरा बढ़ जाता है। रात में तो खैर सड़कें सुनसान होती हैं। इसका ध्यान रखिए। यूपी की सुर्खियों में आज यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।